नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग ट्यूटोरियल का डे 13 का देखेंगे। प्रखर एमसीक्यू बैच का ये जो है, आज पॉलिटिक्स से रिलेटेड हम लोग केंद्र राज्य संबंध समझेंगे, न्यायपालिका समझेंगे और संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था को समझेंगे। इससे टोटल आज हम लोग 100 एमसीक्यू देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है। मतलब इसमें से कोई 3 सही होंगे और कोई एक गलत होंगे, हमें यही गलत को ढूंढना है। तो कह रहा है कि संविधान का जो भाग 12 है ना, उसमें संघ राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है, तो ये गलत है। ये 12 में नहीं दोस्तों, बल्कि 11 में वर्णन किया गया है। भाग 11 में संघ राज्यों के बीच विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है। तो समझ में आ गया कि भाग 11 में क्या बात किया गया है, विधायी संबंधों का। और विधायी संबंधों से जो आर्टिकल लिया जाता है वो 245 से 255 लिया जाता है। कहाँ से कहाँ? 245 से 255 आर्टिकल तक विधायी संबंध के बारे में बात किया जाता है। और इसी 11 भाग 11 में से प्रशासनिक संबंध भी होता है। प्रशासनिक संबंध भी 11वां नहीं होता है। और ये प्रशासनिक संबंध 256 आर्टिकल से लेकर 263 आर्टिकल तक होता है। ठीक है। और भाग 12 में वित्तीय संबंध से जरूर संबंधित है। भाग 12 किससे संबंधित है? तो वित्तीय संबंध से संबंधित है। तो ये पहला पॉइंट आप याद कर लीजिए क्या क्या है। भाग 11 में संघ राज्यों, संघ का मतलब केंद्र राज्यों के बीच में जानते हैं 3 तरीके का संबंध होता है। एक वित्तीय संबंध होता है, एक प्रशासनिक संबंध होता है, एक विधायी संबंध होता है। तो जो विधायी संबंध है वो भाग 11 के 11 में है और उसका आर्टिकल 245 से 255 के बीच में है। और प्रशासनिक संबंध जो होगा वो 256 आर्टिकल से लेकर 263 आर्टिकल तक होगा, वो भी भाग 11 में होगा। और भाग 12 में वित्तीय संबंध के बारे में जिक्र किया गया है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के संबंध में संसद के किसी अधिनियम को निरस्त या संशोधित कर दे। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही क्या है, सही है। क्या पॉइंट है कि राष्ट्रपति को यह शक्ति है जी कि संघ राज्य क्षेत्र जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप है, दादर एवं नगेरी हवेली है, मतलब जितना भी इंडियन टेरिटरी है, उसके संबंध में संसद के किसी अधिनियम को निरस्त या संशोधित कर दे, ये राष्ट्रपति को शक्ति है। और राज्यपाल महोदय को क्या शक्ति है? तो यह है कि संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे या कुछ संशोधनों के साथ लागू करे। मतलब संसद कोई कानून बना देता है कि सूचीबद्ध क्षेत्र में उसको लागू करना है, तो राज्यपाल को यह शक्ति है कि वो लागू ना करे या तो कुछ संशोधनों के साथ लागू करे। असम के राज्यपाल को, अब असम का राज्यपाल एक अनोखा राज्यपाल है, इनको शक्ति एक अलग प्रकार की है। ये ऊपर वाला सीधा कि कोई भी राज्यपाल जनरल, अभी बात किया जा रहा है किसी असम के राज्यपाल को यह शक्ति है कि संसद के किसी विधेयक, कोई भी विधेयक हो संसद का, को जनजातीय क्षेत्र जिसको स्वायत्त जिला बोलते हैं में लागू न करे या कुछ विशिष्ट संसाधनों के साथ लागू हो। माने जनजातीय क्षेत्र में या स्वायत्त जिला जो है असम में, उसके वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनको यह शक्ति है कि संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में लागू ना करें या कुछ विशिष्ट संशोधन के साथ लागू करें। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? उसके लिए आप लोग को सही उत्तर चुनना है। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा 1 और 3 होगा कि संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 97 विषय। राज्य सूची में 67 विषय हैं, जो कि गलत है। वर्तमान में देखा जाए तो राज्य सूची में 61 विषय हैं और पहले देखा जाए मूल संविधान में तो 100 विषय थे संघ सूची में। राष्ट्र सूची में अभी हैं 61, पहले थे 67 और यही वाला 5 जो घटाया गया है इसमें जोड़ा गया है। तो पहले अब हो गए हैं 52 हो गए हैं। ठीक है।
बाद में ये 66 था, पहले ये 66 था, अभी वर्तमान में 61 हो गया है, वर्तमान में 52 हो चुका है। और ये जो पहले 97 था वो कितना हो गया है, अब 100 हो गया है। पहले कितना, फिर से मैं एक बार लिस्ट बता देता हूँ वर्तमान का। यूनियन लिस्ट की अगर बात करूं तो टोटल अभी 100 है। और अगर बात करूं मैं स्टेट लिस्ट का तो अभी वर्तमान में 61 है। और अगर बात करूं कंकरेंट लिस्ट का तो अभी वर्तमान में 52 है। 100, 61 और 52 याद रख लीजिएगा। हाँ, पहले जो था वो 97 विषय था और 66 विषय था और 47 विषय था। ठीक है, मैंने यूनियन लिस्ट में पहले 97 था और स्टेट लिस्ट में 66 था और कंकरेंट लिस्ट में 47 था। भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियों अवशिष्ट विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। तो इसमें से जो सही कथन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। तो क्या यह बात सही है? तो ये किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 248 में, आर्टिकल 248 में जो जिक्र है अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख बढ़िया से किया गया है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्ति भारत के गवर्नर जनरल में निहित होगा। तो क्या यह बात सही है? हाँ, तो ये बात तो सही है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियां भारत गवर्नर जनरल में निहित होगा। उस वक्त गवर्नर जनरल नहीं बल्कि वाइस राय हुआ करते थे। भारत के संविधान ने अमेरिकी संविधान की भांति अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित की है? बिल्कुल नहीं। तो ये जो केंद्र में निहित नहीं किया गया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में वहाँ अवशिष्ट शक्तियां, वहाँ जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो के स्टेट के पास होता है, ना कि केंद्र के पास होता है। ठीक है। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के संविधान की भांति अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित नहीं होती है बल्कि कनाडा के संविधान कनाडा संविधान की भांति अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है। ठीक है, कनाडा संविधान की भांति अवशिष्ट शक्तियां कहाँ है? केंद्र में निहित है। तो ये अमेरिका का नहीं। और हाँ, ये जो अवशिष्ट शक्तियां देख रहे हैं ना, ये इसका निर्णय न्यायालय करता है, ना कि कोई संसद। अवशिष्ट शक्तियां का निर्णय कौन करता है? न्यायालय, ना कि संसद। संसद नहीं करता है। तीसरा क्वेश्चन याद हो गया। अब चौथा क्वेश्चन में देखिए कि कौन से पॉइंट हैं। इसमें से सही कह रहा है किसके संदर्भ में? तो भारत के संविधान संसद को राज्य सूची के विषय में, अगर राज्य सूची पे अगर कोई पार्लियामेंट बनाना चाहता है कानून, तो उसके विषय में आप लोग को सत्य कथन देखना है। पहला कह रहा है कि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 1/3 सदस्यों को बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर दिया गया हो। तो ये 1/3 नहीं दोस्तों, ये 2/3 होता है। ये 1/3 सदस्य नहीं बल्कि 2/3 होता है। मतलब अगर राज्यसभा में जो उपस्थित हैं और मत देने वाले सदस्य हैं उनमें से कम 2/3 के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर दिया जाएगा तो राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकता है। और दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में रहने पर, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन पे रहने पर, ये आर्टिकल 250 के अनुसार है कि अगर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो आर्टिकल 250 का इस्तेमाल करेंगे। और 250 का इस्तेमाल करके आप राज्य सूची का विषय पे कानून बना सकते हैं। और थर्ड कह रहा है कि कम से कम आधे राज्यों के मंडल प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची के विषय में विधि बनाई जाए। तो ये भी पॉइंट क्या है? सही है। नहीं, ये पॉइंट सही नहीं है। कह रहा है कि कम से कम आधे राज्यों की जरूरत नहीं है बल्कि दो या दो से अधिक राज्य भी विधानमंडल में प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के विषय में विधि बनाइए तो वो बना सकते हैं। यानी 3 गलत 1 गलत, 2 तो सही था। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए, हाँ ये बात सही है कि अगर कोई इंटरनेशनल काम करना हो तो उसके लिए आप लोग संसद कानून बना सकता है अंतर्राष्ट्रीय करारों का। और ये ऐसा बात आर्टिकल 253 में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों को संबंध सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए संसद क्या कर सकता है? कानून बना सकता है राज्य सूची में। कौन से आर्टिकल? 253। और ये कह रहा है कि कम से कम 2 या 2 से 3 राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची पे विधि बनाई जाए। ये आर्टिकल 252 के तहत किया जाता है ऐसा काम। कौन से आर्टिकल के तहत? तो 252 के तहत किया जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि उस समवर्ती सूची में संबंधित है। तो बताना है आप लोग को अब कि कौन कौन सी बातें समवर्ती सूची में शामिल है। तो देखते हैं कौन कौन से सूची में समवर्ती सूची में शामिल है। तो आर्थिक और सामाजिक नियोजन ये समवर्ती सूची में शामिल है। आर्थिक और सामाजिक नियोजन किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में। और सेवाओं पर कर माने जीएसटी, सॉरी सेवाओं पर कर ये किस चीज में शामिल है? तो ये सेंट्रल लिस्ट में शामिल है। सेंट्रल लिस्ट में, इसी को जीएसटी भी समझ लीजिए। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये किस में है? तो समवर्ती सूची में है। माने पहला और तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन समवर्ती सूची में। और एजुकेशन, एजुकेशन भी किसमें है? तो समवर्ती सूची में है। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। मतलब आर्थिक और सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में, शिक्षा समवर्ती सूची में, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में। ठीक है, इसके अलावा भी समवर्ती सूची में कुछ और विषय हैं जिसको बारे में जान लीजिए। समाचार पत्र ये भी क्या है? समवर्ती सूची में है। मूल्य नियंत्रण भ्रमण, मूल्य भी हो गया, मूल्य नियंत्रण ये भी हो गया समवर्ती सूची में। और भ्रमण ये भी हो गया समवर्ती सूची में। और ये जो देख रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची में, इसको अमेंड करके लाया गया है। 42nd अमेंडमेंट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को। निम्नलिखित में से किन आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से नहीं रहा है? माने केंद्र राज्य संबंधों से कौन सा ऐसा आयोग है जिसका संबंध नहीं रहा है? तो वो देख लेते हैं कौन सा है जिसका संबंध नहीं रहा है केंद्र राज्यों से। सरकारिया कमीशन का रहा है क्या? सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग का रहा है? तो हाँ जी, ये रहा है। इसके बारे में जान लीजिए सरकारी आयोग के बारे में कि ये 1983 में गठन हुआ था। कब हुआ था सरकारी आयोग दोस्तों गठन? 1983 में गठन हुआ था। ठीक है, और इसने 247 सिफारिश डाला था। कितना सिफारिश किया था? 247 सिफारिश डाला था। 1983 में गठन हुआ था और 1988 में क्या हुआ था? 1988 में ये अपना रिपोर्ट पेश किया था। रिपोर्ट में 247 सिफारिश दिए थे। इसके कुछ अन्य सदस्य भी थे जिनका नाम था शिव शरण और एस आर सेन। कौन कौन थे? तो शिव शरण थे, शिव शरण और शिव शरण थे और एस आर सेन थे। कौन थे? एस आर सेन थे। इतने लोग थे। तो आप सरकारिया कमीशन के बारे में याद रख लीजिए कि क्या क्या हुआ था। सरकारी आयोग 1983 में बना था। 1988 में रिपोर्ट पेश किया था। रिपोर्ट पेश किया, 247 सिफारिश किया केंद्र राज्य संबंध से। और इसमें दो और सदस्य थे जिसका नाम था शिव शरण और एस आर सेन। अब देख लेते हैं राज्य मन्नार समिति। इसका गठन 1969 में हुआ था। राज्य मन्नार समिति का गठन 1969 में, और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1971 में पेश किया था। तो 1969 में ये गठन हुआ था। 1971 में रिपोर्ट पेश किया। दूसरा है इंद्रजीत गुप्ता समिति। ये चुनाव सुधार से है। ये किस सुधार से है? चुनाव सुधार से है। ये चुनाव सुधार से है, केंद्र राज्य संबंध से नहीं है। और इसका गठन 1988 में किया गया है। और पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया है। और इसने अपना रिपोर्ट 2010 में दिया था। और इन्होंने अपना रिपोर्ट को 7 भागों में बांटा था। ठीक है, कितने भागों में? 7 भागों में बांटा था। तो इतनी पॉइंट आप लोग को याद रखना है जितना मैंने अभी बताया पुंछी आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4, 1 2 4, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग को क्या करना है? याद कर लेना है। भारत में राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में संस्थाओं में कौन सी संविधानोत्तर, ये क्या कर रहा है? संविधानोत्तर संस्था कर रहा है। और संविधान संस्था का मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल। तो देख लीजिए कि कौन कौन है। तो इसमें आप लोग सोचिएगा कि क्या हो जाएगा। इसमें पहला राष्ट्रीय विकास परिषद, ये क्या है? ये है संविधानोत्तर संस्था। और क्या है? तो और परिषद राज्यपालों का सम्मेलन, ये भी है वही। ठीक है, और देखिए ये जो क्षेत्रीय परिषद देखते हैं इसको जोनल काउंसिल बोलते हैं। ये सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक निकाय है। तो क्षेत्रीय परिषद क्या है? तो सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया कि क्षेत्रीय परिषद क्या है? तो सांविधिक निकाय है। एक सेकंड।
तो बताता हूँ एक चीज। तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद क्या है। तो अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 में बात किया जा रहा है। आर्टिकल 263 में बात किया जा रहा है इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। तो और अगर बात किया जाए कि और कौन कौन सा होता है संविधानेतर संस्था, तो राष्ट्रीय एकता समिति और नीति आयोग, नीति आयोग और आयोग और राष्ट्रीय एकता समिति याद रख लीजिए। राष्ट्रीय एकता समिति मतलब संविधानेतर का मतलब होता है कि संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं होता है और ना ही किसी कानून द्वारा बनाया जाता है। संविधानेतर संस्था का मतलब आप लोग बता सकते हैं कि क्या क्या होता है। तो संविधानेतर का मतलब होता है कि संविधान में जिक्र नहीं है और ना ही किसी कानून द्वारा बनाया गया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए गठित किया जाता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए गठित किया जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? संविधानेतर संविधानेतर संस्था या संस्थाएं, ठीक है। इतनी बात अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि ये जो नीति आयोग और राष्ट्रीय क्या नीति आयोग और राष्ट्रीय एकता समिति इसी प्रकार की संस्था है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय विकास परिषद भी इसी प्रकार की संस्था है। और ये जो हो गया परिषद राज्यपालों का सम्मेलन, ये भी संविधानेतर संस्थाएं हैं। लेकिन ये क्षेत्रीय परिषद बोलते हैं, जोनल काउंसिल, ये सांविधानिक निकाय है। और ये किस प्रकार, ये कोई कानून से मतलब बनाया गया होगा, तो कौन सा कानून से बनाया गया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1958 के तहत, 1958 के तहत, सॉरी 1956 के तहत। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसको बनाया गया था। और अंतर्राज्यीय परिषद आप लोग को पता होगा कि आर्टिकल संख्या 263 में है। कहाँ है? तो आर्टिकल संख्या 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। इसलिए ये तो संविधान की बातें हैं और ये अधिनियम के बारे में बात है, इसलिए सांविधिक निकाय हो जाएगा। अभी देख लीजिए थोड़ा सा हम क्षेत्रीय परिषद के बारे में जिक्र कर देते हैं। अभी वर्तमान में टोटल क्षेत्रीय परिषद कितने हैं? 5 हैं। कहाँ कहाँ है? तो देख लीजिए, हल्का सा मैं थोड़ा सा मैप पे ड्रॉ करके समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे समझिए। अब क्या है ना जी कि कोलकाता, एक है कोलकाता में, कहाँ है क्षेत्रीय परिषद, जिसको कहेंगे, इसको कहेंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहेंगे। और ये कहाँ है? तो कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता में है। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, और जो कहाँ है? मुंबई में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद कहाँ है? मुंबई में। इसको कहेंगे पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। एक होता है प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद में है। यहाँ पर प्रयागराज या इलाहाबाद कह लीजिए, पहले तो इलाहाबाद ही कहा जाता था। ये है मध्य क्षेत्रीय परिषद। क्या है? मध्य क्षेत्रीय परिषद। एक होता है नई दिल्ली में, जिसको उत्तरी क्षेत्रीय परिषद कहा जाता है। मैं क्या होता है मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ये हो गया नई दिल्ली। और एक होता है चेन्नई में, चेन्नई में, ठीक है, ये चेन्नई में, ये गलत हो गया, यहाँ पे चेन्नई नहीं है, यहाँ पे चेन्नई है। तो यहाँ पे ये है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। तो अभी मैंने क्या बताया? दक्षिण क्षेत्रीय परिषद जो कि चेन्नई में, ठीक है। और ये मुंबई में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पूरब में कोलकाता जो कि पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद। और मध्य क्षेत्रीय परिषद कहाँ है? प्रयागराज में। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद कहाँ है? तो दिल्ली में। एक और खोला गया, अब 6 हो गया। कितना क्षेत्रीय परिषद हो गया? 6। एक नॉर्थ ईस्ट में खोला गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में खोला गया है गुवाहाटी में, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये होता क्या है? मान के चलिए दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में सम्मेलन हुआ, तो यहाँ जो दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं, यहाँ के सीएम आके यहाँ बैठ के विचार विमर्श करेंगे। जैसे पश्चिम में हुआ तो इन सारे स्टेट के सीएम बैठेंगे, उत्तर में हुआ इन सारे, मध्य में हुआ तो इन सारे, ये कोलकाता में ये सारे, और बाकी नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट ऐसे। इसीलिए क्षेत्रीय परिषद बनाए जाते हैं। और इसके बारे में विशेष मेंस की क्लास में आप लोग देख लीजिएगा, या लक्ष्मीकांत पढ़िए, समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैंने आपको जितना इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए था उतना मैंने दे दिया। अब कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312, आप लोग को पता होगा 312 आर्टिकल क्या है। उसमें कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में है, प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताना है कि उपयुक्त में से कौन सी सेवाओं को अखिल भारतीय सेवा में शामिल किया गया है। तो बताना है कि अखिल भारतीय सेवा में कौन से जो सेवा है उनको शामिल किया गया है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। ये तीनों को किया गया है। आईएएस को किया गया है,
आईपीएस को किया गया है और आईएफएस को किया गया है। यहाँ आईएफएस का मतलब होता है वन सेवा माने फॉरेस्ट मैन, ठीक है। और ये आईएफएस को जो ये है वन वाला, इसको 1966 में शामिल किया गया है, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। और इन इन सब की नियुक्ति यूपीएससी द्वारा किया जाता है। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बताना है कि कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। इसमें से केवल 2 ही कथन, दूसरा कोई कथन ही सही है, बाकी पहला कथन क्या है, गलत है। पहला कथन कह रहा है कि भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हनुमंतैया की अध्यक्षता में वर्ष 1966 में किया गया। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन क्या हनुमंता की अध्यक्षता में वर्ष 1966 में किया गया? नहीं। देखिए, पहले तो मैं बता दूं ये को स्टेटमेंट सही भी है और गलत भी है। इस बात को अब क्यों ऐसा है जो मैं बताता हूँ। जब पहली बार 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जा रहा था, तो उस वक्त अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। कौन अध्यक्ष थे? तो मोरारजी देसाई थे। लेकिन हुआ क्या कि ये बन गए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्या बन गया? उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बन गए मोरारजी देसाई। और इस केस में ये अध्यक्ष से पद से त्याग पत्र दे दिए और फिर त्याग पत्र देने के बाद नया अध्यक्ष बने हनुमंतैया। तो अभी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन करते समय तो मोरारजी देसाई थे, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कहानी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में किया गया। मैंने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। इनके बाद जब ये हनुमान उप प्रधानमंत्री बन गए तो कौन अध्यक्ष बने? हनुमंतैया। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में। और इसके आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो वीरप्पा मोइली। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में विचार कीजिए और इसके उपयुक्त में कौन इसके सदस्य हैं, ये भी बात करने कह रहा है। मतलब बोलने का पूछ रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में विचार कीजिए। तो देखिए विचार करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद में। पहला कह रहा है इसमें इसमें जो आंसर होगा, जो पहले मैं बता दूं कि 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो अंतर्राज्यीय परिषद में कौन सा सदस्य होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। और ये प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मतलब सीधा सीधे मुख्यमंत्री, दिल्ली पुडुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहाँ विधानसभाएं नहीं है, तो उन केंद्र शासित मतलब सीधा सीधे जो यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ के जो प्रशासक होंगे, अगर कोई विधानसभा नहीं है तो वहाँ का प्रशासक तो होंगे ना, वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा और भी क्या शामिल होंगे? 4 तो ये हो गया। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अंतर्राज्यीय परिषद है जिसको इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं। ये आर्टिकल 263 में, कौन से आर्टिकल में? 263 में। और इसकी बैठक वर्ष में कम से कम 3 बार होती है। कितने बार होती है? कम से कम तो 3 बार होती है। तो इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक वर्ष में कितनी बार? 3 बार होता है। और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं आर्टिकल 263 के अनुसार। और कौन कौन सब सदस्य होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरी के प्रशासक जहाँ विधानसभा नहीं है। मतलब 4 तो ये हो गए। और 5वां आप इसको याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, न कि सभी राज्यों के राज्यपाल। माने जो राष्ट्रपति जहाँ शासन लगे हुए हैं तो उसके राज्यपाल होंगे। मतलब जिस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग गया तो वहाँ का तो सीएम उस वक्त होगा नहीं अवेलेबल, तो उस राज्य के राज्यपाल जाएंगे। ऐसे तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जा ही रहे हैं, लेकिन जिस किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वहाँ के राज्यपाल जाएंगे। ये 5 हो गया। छठा, पीएम द्वारा 6 गो केंद्रीय पीएम द्वारा माने प्राइम मिनिस्टर 6 लोगों के को क्या करते हैं? नामित करते हैं कि इनको आना चाहिए, जिसमें एक गृह मंत्री तो जरूर होना ही चाहिए। और ये 6 गृह मंत्री एक हो गया और 5 अन्य लोग, कोई भी कैबिनेट के 5 अन्य मंत्री जाते हैं। मतलब फिर से सुनिए कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद में शामिल होते हैं। सबसे पहले तो ये आर्टिकल संख्या 263 में है और इसकी बैठक जो होती है एक वर्ष में कम से कम 3 बार होती है। पहला चीज जान गए। दूसरा, इसमें सदस्य कौन से हो सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है तो खुद तो प्रधानमंत्री होंगे ही। तो सभी राज्यों का मुख्यमंत्री को बुला लिया जाता है और सभी राज्यों के राज्यपाल को भी बुला लिया जाता है। और जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उस राज्य का राज्यपाल को बुला लिया जाता है। और सारे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ की विधानसभाएं नहीं है
तो उनके प्रशासक को बुला लिया जाता है। और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश जहाँ के मुख्यमंत्री हैं तो उनको मुख्यमंत्री को बुला लिया जाता है। और फिर लास्ट में पीएम द्वारा 6 गो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को नामित किया जाता है, जिसमें एक गृह मंत्री होना अनिवार्य है। अब देखिए, क्षेत्रीय परिषद की संरचना के विषय में निम्नलिखित पर विचार करिए और बताना है कि उनमें उपयुक्त में से कौन से क्षेत्रीय में शामिल हैं। क्षेत्रीय परिषद में कौन से शामिल हैं। तो अभी अभी मैंने क्षेत्रीय परिषद के बारे में जिक्र किया था, तो देख लेते हैं कौन कौन शामिल है। वर्तमान में अगर कोई पूछे कि कितने क्षेत्रीय परिषद हैं तो बताइएगा 6। ठीक है, मैंने पिछले ही 1-2 क्वेश्चन पहले मैंने याद करवाया था कि 6 कहाँ कहाँ है, जो मैंने याद करवा दिया था। तो इसका तो डी हो जाएगा आंसर, 1, 2, 4 और 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 नहीं होगा। एनीवे देखते हैं कौन सा होगा। भारत के गृह मंत्री होंगे क्षेत्रीय परिषद में शामिल, तो बिल्कुल होंगे। उस क्षेत्र के राज्यों में से प्रत्येक के मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, ये उस क्षेत्र को बोल रहा है, मतलब मैंने बोला था ना कि पूर्वी क्षेत्रीय, तो कलकत्ता के आसपास के वाला, मतलब वेस्ट बंगाल के आसपास वाला राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। उस क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2-2 मंत्री भी होंगे। मुख्यमंत्री के अलावे में ये 2-2 मंत्री भी होंगे। और उस क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी होंगे। उस क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी होंगे। तो ये दोनों ही पॉइंट क्या है दोस्तों, सही हो रहा है। ठीक है, और इतनी बात आप लोग को याद हो गया। अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न में देखते हैं। कह रहा है कि निम्न कथनों पर आप लोग को विचार करना है और कौन से कथन सही हैं, इसके बारे में आप लोग को क्या करना है, तो बताने कह रहा है। तो चलिए हम लोग बताते हैं। पहला कह रहा है कि संसद विधि द्वारा यह उपबंध कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही अन्य कोई न्यायालय किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत के विषय में अधिकारिता का प्रयोग करेगा। तो ये प्रयोग करेगा, ये सही कथन है दोस्तों। ये बात क्या है, सही है। संसद विधि द्वारा यह उपबंध कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय न ही कोई उच्च न्यायालय किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण संबंधी विवाद या शिकायत के विषय में अधिकारिता का प्रयोग करेगा। तो ये पॉइंट तो क्या हो गया, सही हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, सेकंड, कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1976 किसी अंतर्राज्यीय नदी विवाद को जल विवाद अधिकरण द्वारा मध्यस्थता के लिए निर्देश करने का उपबंध करता है। तो ये भी बात क्या है, सही है दोस्तों। क्या कह रहा है, फिर से सुनिए कि जो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 है, वो किसी अंतर्राज्यीय नदी विवाद को जल विवाद अधिकरण द्वारा मध्यस्थता के लिए निर्देश करने का उपबंध करता है। तो ये दोनों ही पॉइंट क्या है, ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों के विषय में केंद्र राज्य के संबंधों के संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। माने जो ये केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। तो देखते हैं किस संबंध में कहा गया है। तो ये संबंध है योजना प्रक्रम में राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। किस प्रसंग में कहा गया है, तो योजना प्रक्रम में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण के प्रसंग में कहा गया है। 14 नंबर देख लेते हैं कि उपयुक्त कथन कौन से सही हैं, इसके बारे में बताने कह रहा है। तो देखिए कौन से सही हैं। पहले तो ये जान लीजिए इसमें कि भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क संघ द्वारा उद्धृत एवं संग्रहित किया जाता है, किंतु राज्यों द्वारा विनियोजित किया जाता है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि भारत में औषधीय प्रसाधन की वस्तुएं पर उत्पाद शुल्क संघ द्वारा उद्धृत किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है। तो ये पॉइंट सही है। थोड़ा सा समझिए इस चीज को। एक आर्टिकल 268 के बारे में समझिए कि क्या कहता है आर्टिकल 268। आर्टिकल 268 कहता है कि केंद्र के द्वारा लगाया जाएगा, कोई ऐसा कर है जो केंद्र के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, किंतु राज्यों के द्वारा ये कर लगाया जाएगा, किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा। लेकिन राज्यों के द्वारा क्या किया जाएगा, तो संग्रहित किया जाएगा और विनियोजित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा और विनियोजित किया जाएगा। ठीक है, और ऐसे कौन से हैं, तो वो हैं वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क। पहला क्या है, वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क, और दूसरा क्या है, औषधीय एवं प्रसाधन की वस्तुओं, जैसे कि इसने कहा है
कि औषधीय एवं प्रसाधन की वस्तुओं। इसमें देखिए वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क द्वारा संघ द्वारा उद्धित एवं संग्रहित किया जाएगा नहीं। अभी अभी मैंने क्या बताया कि जो वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क है वो उसमें केंद्र द्वारा कर लगाया जाएगा और राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाएगा। ये आर्टिकल 268 में कहा जाता है। और स्टाम्प शुल्क वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क का कोई एग्जाम्पल क्या है, तो शेयर मार्केट, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है। तो वो कौन करता है दोस्तों, तो वो करता है कॉन्स्टिट्यूशनल और भारत का संविधान करता है। कौन करता है, तो भारत का संविधान करता है, ठीक है। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है, मैंने ए साइन, समनुदेशित का अंग्रेजी होता है ए साइन करना, मैंने कौन ए साइन करता है, तो भारत का संविधान। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल संख्या 274 के तहत, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 268 का क, फिर से सुनिए, संविधान का अनुच्छेद क्या है, 268 का क, उसमें सेवा कर से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसे संघ द्वारा लगाया जाता है किंतु संघ और राज्यों द्वारा विनियोजित एवं संकलित किया जाता है। यह उपबंध संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, तब वो जोड़ा गया दोस्तों 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। कब जोड़ा, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया। फिर से क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि जो संविधान का अनुच्छेद है 268 का उसमें सेवा कर से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसे संघ द्वारा लगाया जाता है किंतु संघ और राज्यों द्वारा विनियोजित एवं संकलित किया जाता है। यह उपबंध संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, तो 88वां संशोधन 2003 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, बाकी सब सही सुमेलित है। देखते हैं 265 आर्टिकल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा अन्यथा नहीं। 265 आर्टिकल क्या कह रहा है कि कोई जो कर है वो विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा अन्यथा नहीं। और अनुच्छेद 266 क्या कह रहा है कि भारत के संचित निधि, अनुच्छेद 266 में क्या कर रहा है, भारत के संचित निधि। और अनुच्छेद 275 क्या कह रहा है कि कुछ राज्यों के संघ से अनुदान। 275 आर्टिकल कह रहा है कि कुछ राज्यों के संघ से अनुदान। 267 जो भारत के लोक लेखा नीति निधि कहता है वो गलत कह रहा है, बल्कि 267 में आकस्मिक निधि की बात चर्चा किया गया, आकस्मिक निधि के बारे में चर्चा किया गया है। 18 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, कथन सही है। तो 18 नंबर में सही कथन क्या है, पहला, भारत में मतदान देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। भारत में मतदान देने का अधिकार कैसा अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार है। भारत में मतदान देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु वृद्धि की गई है। तो ये दोस्तों 61वां संविधान संशोधन के अनुसार अनुसार कब हुआ था, तो ये हुआ था 1928 में। कब हुआ था, 1928 में। ये 88 में हुआ था, कब हुआ था, 1988 में। और इसमें आयु को वृद्धि करने की बात नहीं किया गया था, बल्कि आयु को 21 वर्ष से घटा दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। मैंने मतदान करने की आयु कब कर, कितना कर दिया गया, 18 वर्ष, कब से, 21 वर्ष से। और ये कब किया गया था, 1928 में। कौन से संशोधन, 61वां संशोधन, ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप लोग को विचार करना है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही होगा दोस्तों। तो इसमें से देखा जाए तो केवल तीसरा ही कथन सही है निर्वाचन आयोग से संबंधित, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के बीच मतभेद की स्थिति में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। तो ये पॉइंट सही कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के बीच मतभेद की स्थिति में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। तो ये पॉइंट क्या है, सही है। और पहला पॉइंट कर रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्ति एक समान होती है किंतु उन्हें मिलने वाले वेतन भत्ते अलग होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी समान होते हैं। तो याद कर लीजिए क्या है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी जो शक्तियां भी होती है
जो एक समान ही होती है और उन्हें मिलने वाला वेतन और भत्ते भी समान ही होते हैं। तो इस तरीके से समझ में आ गया। और दूसरा पॉइंट भी गलत कर रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्तों का वेतन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के समान होता है। ऊपर वाला स्टेटमेंट जो मैंने समझाया हूँ उसको समझ लीजिए कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जब समान होगा, तो अभी मैंने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन समान होगा, तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान कैसे होगा, अगर आप ही बताइए। ऊपर में देख लीजिए। चौथा कह रहा है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष है का आयु होगा, जो भी पहले हो, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु है। मैंने क्या बताया ऊपर में, ये सब एक ही होगा, 65 वर्ष ही होगा, ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। आगे क्वेश्चन देख लीजिए 20 नंबर। 20 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। फिर से क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद में 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर यह आर्टिकल संख्या 324 के 5 के तहत है। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद में 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर कौन से आर्टिकल के तहत, तो 324 के 5 के तहत। फिर से क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो वो है राष्ट्रपति द्वारा संसद में 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही है दोस्तों 21 में। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से केवल एक ही सही है। कौन, पहला ये वाला, इस संविधान में भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो बिल्कुल सही, इस संविधान में भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता के संबंध में कोई भी प्रावधान क्या किया गया है, नहीं किया गया है। और दूसरा कह रहा है कि संविधान में उपबंध है। तो क्या उपबंध है संविधान में, कि भारत का जो निर्वाचन आयुक्त है सेवा निर्वित के पश्चात भारत के किसी अन्य सेवा में नियुक्त नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति करते हैं निर्वाचन आयोग के सलाह पर, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं निर्वाचन आयोग के सलाह पर। तो भारत के निर्वाचन आयुक्त की सेवा निर्मित के पश्चात भारत सरकार की किसी अन्य सेवा में नियुक्त नहीं हो सकेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट गलत हो गया। 22 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग के, तो देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से देखिएगा कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से पता चलेगा कि 3 और 4 सही है। निर्वाचन आयोग के कार्यों के बारे में 3 चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। तो नहीं, राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन के लिए चुनाव नहीं होता है, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ उपाध्यक्ष के लिए नहीं चुनाव किया जाता है, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। दूसरा कह रहा है कि पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम के निगमों के लिए निर्वाचन करवाता है। तो ये तो राज्य का निर्वाचन आयोग करवाएगा ना, ये थोड़ी ना केंद्र का निर्वाचन आयोग करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये दोनों तो पॉइंट गलत हो गया। और कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन करवाना, ये सही है। संसद एवं राज्य के विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, तो ये बात सही है कि संसद एवं राज्य के विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताइए। इसमें से कोई भी बात सही नहीं है दोस्तों। कह रहा है कि चुनाव से उत्पन्न कोई भी संदेह और विवाद होगा तो उसका निर्णय भारत के निर्वाचन आयोग करेगा। नहीं, हमने पिछले ही वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कोई भी संदेह या विवाद हुआ तो कौन निवारण करेगा? सुप्रीम कोर्ट। संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित निर्णय भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति की सलाह से करता है। नहीं, एक्चुअली राष्ट्रपति करते हैं और सलाह किनका होता है? तो निर्वाचन आयोग का होता है। निर्वाचन आयोग का सलाह होगा और राष्ट्रपति संसद सदस्य की अयोग्यता पर कार्य करेंगे। अब अगला प्रश्न कर रहा है 24 नंबर का। 24 नंबर का कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन आप लोग को बताना है कि निर्वाचन आयोग भारत के निर्वाचन आयोग है का है। तो इसमें से सारे कथन सही होंगे दोस्तों। देख लीजिए क्या क्या है कथन। पहला कह रहा है कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उसे चुनाव चिन्हावंटित करना ही
इलेक्शन कमीशन का, भारत के इलेक्शन कमीशन का कार्य है। क्या क्या कार्य है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उसे चुनाव चिन्ह आवंटित करना, निर्वाचक नियमावली तैयार करना और योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, ये भी कार्य हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि एवं चुनाव परिणामों की घोषणा, ये सब चुनाव आयोग का कार्य है। ठीक है। लास्ट कह रहा है कि राजनीतिक दलों और उसके उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता लागू करना, ये भी इलेक्शन कमीशन का कार्य है कि राजनीतिक दलों और उसके उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता लागू करना। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन जिस दिन घोषणा करता है, मैंने नोटिफिकेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि हाँ हम इस दिन घोषणा करते हैं कि आप लोग को इस दिन मतलब पहला चुनाव होगा, इस दिन रिजल्ट आएगा वगैरह वगैरह घोषणा करते हैं। और जिस दिन घोषित करते हैं उसी दिन से आचार संहिता माना जाता है। किस दिन से? उसी दिन से आचार संहिता माना जाता है। और रिजल्ट जिस दिन प्रकाशित ना हो जाए तब तक ये आचार संहिता होता है। अब कौन सा कथन सही है इसके बारे में जिक्र करिए भारत के परिसीमन आयोग के संदर्भ में। तो देखते हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है। इसमें दोस्तों तीनों का तीनों ही क्या है? परिसीमन आयोग के बारे में सही है कि भारत में परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में परिसीमन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा या राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है कि भारत में परिसीमन आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और जब परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा या राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों पर कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। परिसीमन आयोग के आदेश को किसी न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश को किसी न्यायालय में भी क्या किया जा सकता? चुनौती नहीं दिया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा चुनावों में डाले गए मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकता है? यदि कोई प्रत्याशी इस तरह की मांग करता है तो वो है चुनाव क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा चुनावों में डाले गए मतों की पुनर्गणना का आदेश दे सकता है? यदि कोई प्रत्याशी इस तरह की मांग करे तो वो है चुनाव क्षेत्र का निर्वाचन अधिकारी। अब बताना है आप लोगों को कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए कौन सा कथन सही है। इसमें से केवल 2 पॉइंट सही है, बाकी पहला तीसरा गलत है। तो देखते हैं पहले गलत वाला कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा संविधान प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करेगा। नहीं, पहले तो ये जान लीजिए कि वित्त आयोग का गठन होता ही है आर्टिकल 280 के तहत। ठीक है। और किनके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, ना कि संसद के द्वारा। तो 280 आर्टिकल के तहत वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग कुल 5 सदस्यों से मिलकर बना है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग कितने मेंबर के द्वारा बना होता है? 5 मेंबर के द्वारा। एक अध्यक्ष और 4 क्या होता है? अन्य सदस्य। भारत का वित्त मंत्री वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएगा नहीं, रखवाने का काम राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय। तो भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में क्या करवाएंगे? रखवाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और पहुंच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र की समेकित या संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वो है वित्त आयोग। कौन है? वित्त आयोग है। ठीक है। अगला यही क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्र की समेकित या संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वो है वित्त आयोग। अब देखिए इस कथन पर विचार करना है और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है। तो देखिए इसमें से 3 केवल सही है, बाकी 1 और 2 क्या है? गलत है। तो संविधान के भाग 20 में आपातकाल का उपबंध किया गया है, क्या ये बात सही है क्या? तो ये बात गलत है कि 20 में नहीं बल्कि ये बात 18 में किया गया। भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में आपातकाल का उपबंध किया गया है। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक शब्द से अंतः स्थापित किया गया। तो ये भी बात सही है, इनसे गलत है। ठीक है। ये भी बात क्या है? गलत है।
अब पहले कह रहा है कि सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक अशांति से नहीं बल्कि शुरू में ही आंतरिक अशांति पे आपातकाल लगा दिया जाता था, जो 1975 में लगाया गया। लेकिन जब 44वां संशोधन हुआ तो आंतरिक अशांति को हटाया गया और सशस्त्र विद्रोह को डाला गया। या तो अगर देश में कहीं भी सशस्त्र विद्रोह होगा तभी हम आपातकाल लगाएंगे, लेकिन अगर आंतरिक अशांति के नाम पे आप आपातकाल नहीं लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर की जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा केवल मंत्रिमंडल, ना कि प्रधानमंत्री की लिखित सलाह पर की जा सकती है। और सुनिए, थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करते हैं, आर्टिकल 352 के बारे में। आर्टिकल 312 से आपको पता है क्या लगाया जाता है? 352 से आपातकाल, और इसमें आधार लगाए गए हैं कि किस किस आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। तो टोटल 3 आधार बताए गए हैं। ये आधार होगा 3 आधार। कौन सा? एक युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, माने किसी से आप युद्ध में हो और कोई अगर आप पर बाह्य आक्रमण कर दिया हो, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। ये तीनों के आधार पे आप 352 आर्टिकल के द्वारा लगा सकते हैं। और ये तीनों के लिए ही मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सिफारिश देना होगा। तीनों लगाने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा क्या किया जाना पड़ेगा? लिखित सिफारिश देना पड़ेगा। और युद्ध और बाह्य की स्थिति में आर्टिकल 358 के तहत 19 के तहत कैंसिल 358 के तहत 19 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 358 के तहत 19 भी कैंसिल हो जाएगा। किसके तहत? युद्ध और बाह्य आक्रमण के मतलब अंदर में। देखिए, ये जो 352 में तो आधार है लगाने का, लेकिन ये कौन से आर्टिकल के तहत इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो आर्टिकल है 358 के तहत सारे मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। 19 को भी समाप्त कर दिया जाता है 352 के युद्ध और बाह्य आक्रमण के टाइम। लेकिन इसी 358 के तहत 19 को कैंसिल नहीं किया जाता जब सशस्त्र विद्रोह हो। सशस्त्र विद्रोह के टाइम पे 19 कैंसिल नहीं होगा, और सशस्त्र विद्रोह नहीं बल्कि युद्ध आक्रमण बाह्य आक्रमण होगा तो 19 भी कैंसिल हो जाएगा आर्टिकल। और किस आर्टिकल के तहत? 358 के तहत। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, 20 और 21 कोई भी आपातकाल में नहीं कैंसिल होगा। 30 नंबर देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए कि कौन सा कथन सही है। 30 नंबर में देखिएगा, 30 में से कोई भी ऑप्शन में सही नहीं है, सारे के सारे क्या हैं? गलत ही हैं। पहला करा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय राज्य मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा। भाई क्यों हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राज्य मंत्रिपरिषद का विघटन? ठीक है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय राज्य की विधायिका निलंबित हो जाती है। क्यों हो जाएगा निलंबित? संसद राष्ट्रीय आपातकाल के समय बनाई गई कोई भी विधि आपातकाल के समाप्ति के पश्चात 1 वर्ष तक प्रभावी रहती है। 1 वर्ष तक नहीं, 6 माह तक, 6 माह तक रहेगी। तो संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय बनाई गई कोई भी विधि आपातकाल के समाप्ति के पश्चात 1 वर्ष तक प्रभावी रहती है। अब बताना है कि कौन उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही है। इसमें से केवल 3 सही है, बाकी 1 और 2 गलत है। तो देखते हैं गलत वाला, कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के स्वतः ही निलंबन कर दिया जाता है। अभी हम ऊपर बताएं ये 359 के तहत नहीं, 358 के तहत अनुच्छेद 19 के 6 जो मूल अधिकार हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो 358 होगा। दूसरा कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संविधान के अनुच्छेद 358 के तहत केवल उसी मूल अधिकार का निलंबन होगा जिसका राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित है। तो नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा है कि 359 के तहत, ये बताया था 358 के तहत नहीं बल्कि 359 के तहत, 359 के तहत तहत 19 को छोड़कर सभी आर्टिकल मतलब लगाया जाता है। थोड़ा सा ऊपर वाला जो बताया हूँ करेक्शन कर लीजिए, फिर से समझिए कि 358 आर्टिकल अगर लगाते हैं 352 का इम्प्लीमेंट करने के लिए तो आपको 19 आर्टिकल भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर 359 लगाते हैं तो 19 को छोड़कर सारे मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे और 20-21 तो होगा ही, आपको पता होगा 20-21 में नहीं छोड़ना है। बाकी 358 आर्टिकल के तहत 19 को भी समाप्त किया जा सकता है और 359 के तहत 19 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के संविधान के 20 और 21 निलंबन नहीं होगा। मैंने अभी भी बता दिया इसको।
वित्तीय आपातकाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन के बारे में बताइए। वित्तीय काल में तो इसमें केवल एक सही होगा कि वित्तीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति केंद्र की सेवा में लगे सभी अथवा किसी भी श्रेणी के सेवकों के वेतन और भत्तों में कटौती का निर्देश कर सकते हैं। तो ये बात क्या है, बिल्कुल ही सही है। वित्तीय आपातकाल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कह रहा है कि वित्तीय आपात स्थिति में राष्ट्रपति केंद्र की सेवा में लगे सभी अथवा किसी भी श्रेणी के सेवकों के वेतन एवं भत्ते में कटौती हेतु निर्देश जारी कर सकता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वित्तीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कटौती नहीं कर सकता। बिल्कुल किया जा सकता है, मैंने बोला ना किसी का भी किया जा सकता है। 33 में कौन सा कथन सही है, तो बताइए कि इसमें से कौन सा कथन आपको सही दिख रहा है। इसमें से हमको तो कोई भी कथन सही नहीं दिख रहा है। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत में अब तक 4 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है। नहीं, 4 बार नहीं हुआ, 3 बार लगाया गया है। कब कब लगाया गया है, तो 1962 में लगाया गया और 1971 में लगाया गया और 1975 में लगाया गया। और 1971 और 1975 एक ही साथ खत्म किया गया था 1977 में, क्योंकि जब 1971 का आपातकाल था उसी में एडअप हो गया था 1975। ठीक है ना, इसमें भी आपातकाल लगा था, इसको 1977 में समाप्त कर दिया गया है। और 1975 में जो लगा था आपातकाल, वो आंतरिक अशांति की वजह से लगा था। इसी आंतरिक अशांति की वजह को हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया 1978 में। ठीक है, तो आप लोग को इतनी बात समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत भारत में केवल एक बार वित्तीय उद्घोषणा जब भारत में 1951 में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। नहीं, कभी भी 360 का प्रयोग हमारे देश में नहीं हुआ, वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है भारत में। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। इसमें से केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सारे सही हैं। इसी को सीबीसी बोला जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि केंद्र सरकार इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त करता है। केंद्र सरकार इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त करता है। यह आयोग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लेन देन संबंधी सूचना प्राप्त कर सकता है। तो ये भी सही है, यह आयोग जो है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लेन देन संबंधी सूचना प्राप्त कर सकता है। यह आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को निर्देश दे सकता है। तो ये भी पॉइंट क्या है, सही है। यह आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को निर्देश दे सकता है। तो ये दोनों ही पॉइंट, तीनों पॉइंट क्या था, सही था। अब देखना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कि कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति ही बन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल कहना गलत है दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल और केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति बन सकते हैं, नहीं। क्योंकि मुख्य न्यायमूर्ति तो जो है वो बना ही जा सकते हैं, बल्कि अन्य न्यायाधीश को भी बनाया जा सकता है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 5 सदस्यों से मिलकर होता है, जिसमें एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं। नहीं, 6 इसमें सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 5 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ये बात सही है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। तो ये भी गलत है, क्योंकि 65 वर्ष तो होता है, 65 वर्ष नहीं होता है, बल्कि 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। कितना होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो। तो इतनी बात याद रखिएगा। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6
सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति के सदस्यों में शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं? ये कह रहा है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, उसका अध्यक्ष और सदस्य की जो नियुक्ति होता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पे किया जाता है। तो बोल रहा है कि जो समिति के 6 सदस्य हैं वो कौन कौन है, उनका नाम पूछ रहा है। तो देखिए कौन कौन है। कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष, ये सही बात है, होगा ही। फिर बोल रहा है कि राज्यसभा का सभापति, ये भी होंगे। संसद के दोनों सदनों के विपक्षी के नेता, ये भी होंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री, ये भी होंगे ही। ठीक है, तो 6 सदस्यीय समिति में कौन कौन होंगे? पीएम जिसके नेतृत्व करता होंगे, ये छठा में होंगे। देखिए लोकसभा का अध्यक्ष 1 हो गया, राज्यसभा का सभापति 2 हो गया। संसद के दोनों सदस्यों का मुख्य, संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा का विपक्षी दल का नेता, तो ये 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ, 4, एक खुद गृह मंत्री 5 और एक खुद प्रधानमंत्री, जो कि क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष। तो इतने लोग मिलकर चुनते हैं कि किनको अध्यक्ष बनाना चाहिए और किनको क्या बनाना चाहिए। ये सभापति नहीं होते हैं, बल्कि उप सभापति शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? उप सभापति नहीं, बल्कि उप सभापति होते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये फंसा दिया, ये गलत होगा। 1, 3, 4 ही इसका सही आंसर होगा, बी। ठीक है, इसका बी होगा। फिर से देख लीजिए, राज्य के सभापति नहीं होते हैं, राज्य के उप सभापति शामिल होते हैं। ठीक है, उप सभापति, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति ही होते हैं, तो उनको शामिल नहीं किया जाता है। अब बताना है केंद्रीय सूचना आयोग के विषय में, आप लोग को सही कथन बताना है। कौन सा आयोग है? तो केंद्रीय सूचना आयोग है। इसके बारे में देखिए सही कथन क्या क्या है। इसमें से केवल 2 ही कथन सही है, पहला कथन गलत है। पहला क्यों गलत है? जब देखें कि मुख्य सूचना आयोग आयुक्त, ये केंद्रीय सूचना आयोग से है। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उनके वेतन और भत्ते, क्या क्या वेतन और भत्ते, अन्य सेवा शर्तें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समान होती है? तो नहीं, ये समान जो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होता है। किनका होता है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन के, माने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन के ही समान होता है मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ता और सेवा शर्त। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति को ऐसा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजने पड़ते हैं। तो ये भी बात क्या है? सही है। अब नीति आयोग आ जाते हैं कि नीति आयोग के बारे में आप लोग को कौन सा कथन सही है ये बताने कह रहा है। इसमें से जो कथन सही है वो केवल तीसरा ही कथन क्या है? सही है। ठीक है, बाकी 1 और 2 क्या है? गलत है। ठीक है, 1 और 2 गलत है, बाकी तीसरा क्या है? सही है। पहला कह रहा है कि नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2014 को किया गया। पहले तो जान लीजिए कि नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ था, और कब? 1 जनवरी 2014 को नहीं, बल्कि 1 जनवरी 2015 का गठन हुआ था। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ है। और योजना आयोग एक गैर संविधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्था थी, जिसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा संकल्प पारित करके किया गया था। जबकि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक है संस्था है, किंतु गैर सांविधिक संस्था नहीं है। यहाँ पर सुनिए कि जो योजना आयोग है वो गैर संवैधानिक संस्था है। ये दोनों ही, योजना आयोग हो या नीति आयोग है, क्या क्या हो? योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, या नीति आयोग हो, ये दोनों को, दोनों ही, दोनों दोनों याद रखिएगा, गैर संविधानिक संस्था है। क्या है? गैर संविधानिक संस्था है। संविधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 39, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको एनडीसी कहा जाता है, इसके संरचना के बारे में आप लोग को बताने कह रहा है। तो इसकी संरचना दोस्तों 1, 3, 4, 1, 3, 4, 5 होगा, 2 नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि 6 संघीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो ये नहीं, ये पूरे के पूरे समस्त कैबिनेट मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? समस्त कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो देख लेते हैं एनडीसी का संरचना कि एक तो प्रधानमंत्री हो गया अध्यक्ष के रूप में, प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, और सभी सभी समस्त कैबिनेट मंत्री होंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, नीति आयोग के सदस्य होंगे, और सभी यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री और जहां प्रशासक हैं वो प्रशासक होंगे। ठीक है, हम लोग देख लें तो 40 नंबर प्रश्न कि कौन सा सही नहीं है। तो देख लेते हैं कि कौन सा सही नहीं है इसमें। तो जो इसमें सही नहीं है वो केवल 3 सही नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है? सही है।
पहला कहा कि संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो पहले हो अपना पद धारण करेंगे। ये पूछा कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है, और इसके बारे में सही कथन पूछ रहा है। तो देख लीजिए, इसमें जो संघ लोक सेवा आयोग है तो इसके लिए तो ठीक है कि 65 वर्ष और 6 वर्ष है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग में दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग में इसमें 65 नहीं 62 वर्ष में, ठीक है। दूसरा, संविधान संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में राज्यपाल को अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा निवृत्त करने का अधिकार सौंपता है। तो ये भी बात सही है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं, नहीं। तो संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल समाप्ति के पश्चात पुनः नियुक्ति योग्य नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। 40 हो गया। 41 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अधिकारी संवैधानिक आयोग अधिकारी है। तो संवैधानिक आयोग अधिकारी कौन है ये देख लेते हैं। तो इसमें से ऑप्शन सी होगा और कह रहा है कि सही चुने, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। किससे रिलेटेड, संवैधानिक आयोग के अधिकारी के रूप में। तो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ये आर्टिकल संख्या 338 में है। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, माने एससी आयोग है। और अनुसूचित जनजाति आयोग यानी एसटी आयोग किसमें है, तो आर्टिकल संख्या 338 के काम में है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 के काम में है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी आयोग ये है 338 के खा में है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 के खा में। और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार किसमें है, तो 350 के खा में, अर्थात ये सब सही हो गया। 350 के खा में भाषाई अल्पसंख्यक आयोग है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भी 338 के खा में है। और स्पेशल माने भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार 350 के खा में है। तो ये सब सही याद रखिएगा। अब फिर से पूछ रहा है कि सही कथन बताइए, तो इसमें से जो सही कथन होगा 2 और 3 होगा, पहला नहीं। पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एवं 5 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। तो क्या यह बात सही है, नहीं। ये 5 अन्य सदस्यों से नहीं बल्कि 3 अन्य सदस्यों से बनकर बनेगा। मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि 65वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय 65वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया है। तो क्या ये किया गया है, तो हाँ जी ये किया गया है। किया गया है 1960 में ये किया गया था और 1992 से लागू हुआ था। 1960 में आयोग का गठन किया गया था, 1992 में लागू किया गया था। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया। 1960 में गठन किया गया, 1992 में लागू किया गया। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को अलग किया गया। तो ये अलग किया गया 2003 में। 2003 में इसको लागू किया गया और 2004 से लागू हुआ, 2003 में गठन किया गया। तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग किया गया। तो 2003 में ये 89वां आया था और 2004 में इसको लागू किया गया। और सुनिए, जनजातीय आयोग जो है, जनजातीय आयोग ये 338 के क में है और अनुसूचित जाति जो है ये 338 के सी में है, माने ग में है। अब देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन के बारे में आप लोग को क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो बताते हैं। इसमें से केवल तीसरा ही सही है। पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजातीय आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजातीय आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु उसकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल संसद विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। नहीं, संसद विधि द्वारा नहीं,
ये भी निर्धारित की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु उसकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित होता है। दूसरा कह रहा है कि संसद की विधि द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया जाता है। तो 5 वर्ष नहीं बल्कि 3 वर्ष निर्धारित किया जाता है। कितना निर्धारित किया जाता है? 3 वर्ष। ठीक है, और इसमें देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपना प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो ये बात सही है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपना प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से ऑप्शन सी सही है। ठीक है, कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सी कथन सही है कि मूलतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 निश्चित की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो ये भी बात सही है कि जो मूलतः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे तो उसकी संख्या 8 निश्चित की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें कह रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुई। बिल्कुल गलत, 1935 के तहत हुई थी दोस्तों। जो सर्वोच्च न्यायालय देख रहे हैं वो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ। और कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1937 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1937 को। अमेरिकी न्यायालय के समान भारत में भी एकीकृत न्यायालय की स्थापना की गई है? नहीं, भारत में दोहरी न्यायालय की स्थापना की गई है। कैसा? दोहरी न्यायालय की स्थापना। तीसरा तो हो गया। चौथा कह रहा है कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 26 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश हैं। नहीं, वर्तमान में टोटल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। टोटल कितने न्यायाधीश हैं? 34। एक मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 45। कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो वो निहित है संसद में। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत? 124 आर्टिकल के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में निहित है। अब निम्नलिखित पर आप लोग को विचार करने कह रहा है और विचार करके आप लोग को सही कथन के बारे में बताने कह रहा है। तो इसमें से ये पहला कथन सही होगा और दूसरा कथन क्या है? गलत है। तो देखते हैं पहला कथन क्या कह रहा है। तो उच्च न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु क्या बना सकती है? नियम बना सकता है। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो निर्धारित की है। तो नहीं, 6 वर्ष इसकी बात नहीं किया गया है। ये जो 6 वर्ष है इसकी तो बात ही नहीं किया गया है। फिर से सुनिए क्या कह रहा है कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 6 वर्ष की बात नहीं किया गया है, लेकिन 65 वर्ष की बात किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है 47 नंबर में। इसका डी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। कह रहा है कि जो उच्चतम न्यायालय है ना, उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट, उसमें संविधान के निर्वचन यानी संविधान की व्याख्या, निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या करना, निर्वचन का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना, से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम 7 न्यायाधीशों का होना आवश्यक है। तो ये बात सही है कि कितने न्यायाधीशों का होना आवश्यक है? 7 न्यायाधीशों का। 7 न्यायाधीशों का नहीं बल्कि 5 न्यायाधीशों का होना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों का होना आवश्यक है। बाकी सब पॉइंट सही कह रहा है दोस्तों, यही पॉइंट गलत था जो कि चुनना था। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायालय को उसके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो ये बात सही है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को उसके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है।
और उच्च सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को उसके पद से संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो ये भी बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को उसके पद से संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण संसद विधि द्वारा समय समय पर करती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण संसद विधि द्वारा समय समय पर करती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अब देखते हैं कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यदि भारत के न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय की बैठकों में तदर्थ यानी एडहॉक न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को अनुरोध करना हो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप में से योग्य हो, तो वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श तथा भारत के राष्ट्रपति के पूर्व सहमति आवश्यक है। और ये एडहॉक जज जो है, एडहॉक जज, ये एडहॉक जो जज है, ये आर्टिकल संख्या 127 तो 127 आर्टिकल के तहत एडहॉक जज की नियुक्ति किया जाता है। मैं फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ, आप लोग सुनिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यदि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय की बैठकों में तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में उपस्थित रहने के लिए किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों का अनुरोध करना हो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से योग्य हो, तो वो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श तथा भारत के राष्ट्रपति के पूर्व सहमति आवश्यक है। अब देखते हैं अल्पशतक पूर्व गया। बताना है अल्पशतक में 50 नंबर के क्वेश्चन में कि सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। और इसमें निम्नलिखित प्रकरणों की श्रेणियों में से किन में भारत के उच्चतम न्यायालय को निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है। तो देखते हैं किनको किनको प्राप्त है। इसमें से 2, 3, 4 को प्राप्त है, एक को प्राप्त नहीं है, ठीक है। कह रहा है पहला कि जिसको प्राप्त नहीं है, फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर मैं स्टेटमेंट याद करवा देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकरणों की श्रेणियों में से किन किन में भारत के उच्चतम न्यायालय को निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है। तो कानून एवं तथ्य के किसी प्रश्न पर राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ में बिल्कुल नहीं, सलाह दे सकते हैं, निर्णय नहीं। कानून एवं तथ्य के किसी प्रश्न पर राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ में नहीं, सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन निर्णय नहीं दे सकते हैं। संविधान की व्याख्या से जुड़े हुए प्रकरण में संविधान की व्याख्या अगर करना हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ही अग्रसर होते हैं। समान महत्व के और विधि के सारवान प्रश्नों से जुड़े हुए प्रकरण में समान महत्व के हों और विधि के सारवान प्रश्नों से जुड़े हुए प्रकरण हों तब भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ऐसे किसी प्रकरण में जहां कानून के संवैधानिकता को चुनौती दी गई हो तभी उच्चतम न्यायालय का निर्णय की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु कितना है? तो वो है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। 52 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कथन के बारे में बताइए। तो जो इसमें से सही कथन कौन कौन होंगे वो देख लेते हैं। इसमें से कोई भी कथन दोस्तों सही क्या है? नहीं है। पहला कह रहा है कि संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारता का विस्तार नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। नहीं दोस्तों, संसद जो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की विस्तार कर सकता है, ये गलत हो गया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय भारत के संचित निधि पर भारित होता है, तो ये भी गलत है। राज्य की संचित जो उच्च न्यायालय होते हैं उनका जो प्रशासनिक व्यय है वो संचित निधि पे नहीं, भारत के संचित निधि पे नहीं बल्कि राज्य के संचित निधि पे होगा। हाईकोर्ट के राज्य के संचित निधि और सुप्रीम कोर्ट के भारत के संचित निधि। 53 सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकारता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथन में कौन सही है ये बताइए। तो इसमें से 2, 3, 4 सही है, ठीक है। तो आरंभिक अधिकारता तो पहले जान लीजिए कि आर्टिकल 121 के अंतर्गत होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आरंभिक अधिकारता है वो आर्टिकल संख्या 131 के तहत होता है
और इसका सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। 131 आर्टिकल के तहत सुनवाई कहाँ होगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। पहला कह रहा है कि दो या अधिक राज्यों के निवासियों के बीच विवाद हो, तो ये बिल्कुल नहीं। ये दो या दो से अधिक राज्यों के निवासियों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दो राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो तब भारत, ये निवासी नहीं आएगा, सिटीजनशिप नहीं। भारत सरकार और एक राज्य या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, माने भारत सरकार या राज्य के बीच विवाद हो, या भारत सरकार या अधिक राज्यों का विवाद हो। एक तरफ भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों, और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, ये भी दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, माने दो या दो अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तब भी। 54 नंबर देखिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन कौन है ये बताइए। तो इसमें से 3, 4, 5 सही है, 1, 2 गलत है। संघ एवं राज्यों के बीच विवाद के मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं होगा, और संविधान का अनुच्छेद 143 के मामले में भी नहीं, लेकिन सिविल एवं आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सिविल एवं संवैधानिक मामलों में भी है, और संविधान के अनुच्छेद 136 के मामला में भी है। भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको मूल संरचना कहते हैं, उसमें कौन सा कथन सही है इसको बताने कह रहा है। तो चलिए इसमें बताते हैं कि कौन सा कथन सही है। इसमें से दोस्तों केवल बी ऑप्शन सही है। कह रहा है बी ऑप्शन कि भारत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का विस्तार पूर्वक परिभाषित किया है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना को विस्तार पूर्वक परिभाषित किया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत किया है? तो वो है आर्टिकल 137। ये एक केस हुआ था, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, ये 2002 में केस हुआ था। इसके तहत ही अनुच्छेद 137 पिक्चर में आया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, जिसका आशय है, तो उसका आशय क्या है? तो उसका है आशय कि विधानमंडल द्वारा पारित एक अधिनियम या अथवा उसके किसी भी भाग के संवैधानिक का निर्णय देने की शक्ति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, जिसका आशय है कि विधानमंडल द्वारा पारित एक अधिनियम को संवैधानिकता का निर्णय देने की शक्ति। जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। तो 1 और 3 कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि इसकी संकल्पना की उत्पत्ति एवं विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। तो PIL का संकल्पना और उत्पत्ति और विकास का कहाँ हुआ है? तो USA में हुआ है। भारत में इसकी उत्पत्ति 1990 में नहीं बल्कि 1980 के दशक में हुआ था। भारत में इसकी उत्पत्ति 1980 के दशक में हुआ है। भारत में इसके प्रवर्तक न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर एवं मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती माने जाते हैं। भारत में PIL के प्रवर्तक BR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती माने जाते हैं। इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं, हाई कोर्ट में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अलावा उच्च न्यायालय में भी किया जा सकता है। अब कौन से सही कथन है इसके बारे में बताने कह रहा है। तो इसमें से बी कथन सही हो जाएंगे, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। कह रहा है कि पंजाब हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक सामूहिक उच्च न्यायालय है। तो बात सही है कि जो पंजाब है, हरियाणा है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। हाँ, तो देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर मद्रास उच्च न्यायालय की अधिकारता है। तो ये बात क्या है? गलत है। ये मद्रास पे नहीं, उच्च न्यायालय के साथ नहीं बल्कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारता क्षेत्र में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये तो याद हुई है कि पंजाब हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, और वो कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। तो कलकत्ता जो हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जो लक्षद्वीप देख रहे हैं वो केरल उच्च न्यायालय के अधिकारता में आता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ही सही है। तो दूसरा गलत है, एक सही है। लक्षद्वीप किसके अंतर्गत? तो केरल उच्च न्यायालय। और चंडीगढ़ और पंजाब हरियाणा किसके अंदर? तो चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सही है।
तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो क्या ये बात सही है? तो हाँ जी, ये बात सही है कि भारत के संविधान में उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। भारत के संविधान में उपबंध है कि राष्ट्रपति दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होता है, ये संसद के हाथ में होता है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही। ये क्या कह रहा है जो समझा देता हूँ। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो एक हाई कोर्ट को ही दो या दो से अधिक राज्य का एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। तो ये बात सही है कि एक ही हाई कोर्ट, जैसे अभी चंडीगढ़ को आपने देखा कि पंजाब हरियाणा और केंद्र शासित चंडीगढ़ के लिए एक ही हाई कोर्ट था चंडीगढ़। तो ऐसा कारनामा करने वाला राष्ट्रपति नहीं होते हैं बल्कि संसद होते हैं। भारत में चलित न्यायालय निम्नलिखित में से किसका मानस पुत्र है? तो वो मानस पुत्र है एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है। और शुरू सबसे पहले किया गया था 2007 में हरियाणा के मेवात जिला में। हरियाणा के मेवात जिला में शुरू किया गया था। कौन से जिला में? तो मेवात जिला में। 62 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। इसमें से एक और तीन कथन सही है, बल्कि दूसरा गलत है। पहला कह रहा है कि भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, कि किसी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। बिल्कुल। तो कोई विधानमंडल में, कोई राज्य के विधानमंडल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्यों चर्चा किया जाएगा? जब भी चर्चा किया जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा में किया जाएगा। भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। ये भी बात सही है कि विधानमंडल में कार्यवाही में क्या हो रहा है इसका जांच न्यायालय नहीं कर सकते हैं। 63 जिला न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है, इसको बताने का रहा है। तो बी ऑप्शन गलत है। कह रहा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, देखिए जिला न्यायाधीश के बारे में कह रहा है कि कथन कौन सही नहीं है। तो कह रहा है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना एवं पदोन्नति भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो नहीं, ये ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, बल्कि ये राज्यपाल के द्वारा होता है। किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो पहला पॉइंट सही कह रहा है कि जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा क्या होता है? तो न्यायिक अधिकारी होता है। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। ऐसे व्यक्ति को जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जो केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी में भी सरकारी सेवा में कार्यरत न रहा हो। ऐसे व्यक्ति को जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जो केंद्र या राज्य सरकार में से किसी में भी सरकारी सेवा में कार्यरत न रहा हो। तो ये पॉइंट भी सही है। जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता के कार्य का अनुभव हो। तो ये पॉइंट भी सही है कि जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता के कार्य का अनुभव हो। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं नालसा के बारे में, कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथनों पर जब विचार करिएगा तो इसका सही ऑप्शन क्या निकल के आएगा, देखते हैं। इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण 1997 के तहत किया गया था। तो ये 1997 के तहत नहीं दोस्तों, ये गठन किया गया था 1987 के तहत। मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था। यह देश भर में विधिक कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को दिशा निर्देश जारी करता है। तो ये बात तो सही है। ये क्या कह रहा है? बात तो सही कह रहा है कि यह देश भर में विधिक कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक के सेवा प्राधिकरणों को दिशा निर्देश जारी करता है। और लास्ट कह रहा है कि इसका उद्देश्य जो है समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधि सेवा उपलब्ध कराना है। और ये बात कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 39 के ए में। कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 39 के ए में। ठीक है। और ये जो नालसा देख रहे हैं उसका गठन हुआ था 5 नवंबर। देखिए ये अधिनियम तो आया था 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण, लेकिन गठन जो अगर बात किया जाए तो वो हुआ था 5 नवंबर 1995 को। नालसा कब गठन हुआ था? तो 5 नवंबर 1995 को लागू हुआ था। और 5 नवंबर को ऐसे याद कर लीजिए कि मेरा ही बर्थडे है। सच में मेरा बर्थडे है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो अगर निम्नलिखित में से देखते हैं कि कौन सा कथन सही है तो पता चलेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं कि भारत में निर्वाचन की सिफारिश एवं अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जा सकती है। माने भारत में निर्वाचन की सिफारिश एवं अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जा सकती है। तो देखिए सिफारिश जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं, सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और या राज्यपाल द्वारा। अगर राज्य में इलेक्शन करवाना हो तो सिफारिश राज्यपाल, और अगर केंद्र की लोकसभा राज्यसभा के लिए चुनाव कराना हो तो राष्ट्रपति। और अधिसूचना कौन जारी करेगा? निर्वाचन आयोग। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, गलत है। भारत में निर्वाचन की सिफारिश सरकार द्वारा और अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा, मतलब ये भी गलत है। ऊपर में मैंने बता दिया राष्ट्रपति या राज्यपाल सिफारिश करेंगे और जो निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा। भारत में निर्वाचन की सिफारिश निर्वाचन आयोग तथा उसकी अधिसूचना राष्ट्रपति, बिल्कुल नहीं। भारत में निर्वाचन की सिफारिश गृह मंत्रालय तथा उसकी अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। देखा जाए तो कोई भी आंसर सही नहीं है। बस याद रखिए सिफारिश कौन करेंगे? प्रेसिडेंट और गवर्नर में से कोई भी, और अधिसूचना जारी करेंगे इलेक्शन कमीशन। 66 नंबर का प्रश्न लिख लेते हैं। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 283 वित्त आयोग से संबंधित है, में वित्त आयोग के कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन के बारे में बताने कह रहा हूँ। इसमें से सही कथन हो जाएगा 2, 3, 4। पहला तो गलत है। पहला कह रहा है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, तो नहीं, संचित निधि से नहीं। ये बात आर्टिकल नंबर 267 के तहत है, और ये संचित निधि से नहीं बल्कि संसद करता है। ठीक है, संसद। फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि संविधान के अनुच्छेद 280 के 3 में वित्त आयोग के कर्तव्यों का, तो वित्त आयोग का कर्तव्य ये नहीं है बल्कि ये संसद का काम है 267 आर्टिकल के द्वारा। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि प्राप्त करों को राज्यों के भागों में बांटना, माने करों को किसको? राज्यों को भागों में बांटना, ये वित्त आयोग का काम है। सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, ये भी है कि सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना, ये है वित्त आयोग का काम। और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय सुझाना, ये भी है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो वो हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, तो वो निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा। अगला प्रश्न, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो कहीं भी नहीं, किसी भी न्यायालय में नहीं वकालत कर सकते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहीं किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो वो अपनाया था 1993 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताने कह रहा है। तो देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है। इसमें से सी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्च सुप्रीम कोर्ट का 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे उच्चतम अदालत होता है, इसके ऊपर कोई अदालत नहीं होती और जिसमें अपील की जाती है। तीसरा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों को सुनवाई कर सकता है। तो ये गलत है। कोर्ट मार्शल को भी उच्च न्यायालय अदालतों को सुनवाई करता है, इसको छोड़ना नहीं है बल्कि इसको इसको भी करता है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ, देखिए इसी का एक्सप्लेनेशन, मतलब ये जो गलत हुआ है उसका सही ये कर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ यानी किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है।
तो दोस्तों वो स्रोत कौन है? तो वो स्रोत है न्यायिक व्याख्या। कौन है? न्यायिक व्याख्या। भारत में संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक व्याख्या। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? तो वो कौन सा घोषित किए गए हैं? तो 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3। देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए 1, 2, 3 हो जाएगा। कह रहा भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है? तो 32 को भी, 226 को भी और 227 को भी। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यक्त किया कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अलग उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो वो है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में। और ये कब आया था? 1967 में आया था। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यक्त किया कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे अलग सबसे अलग उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है, तो वो आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, याद रखिएगा, 13, 32, 131 से लेकर 136 तक, माने 131, 32, 33, 34, 35, 36, 143, 145, 226, 227, 245 और 246 और लास्ट में 372 आदि के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था निहित है। किसके किसके तहत न्यायिक पुनर्विलोकन निहित है? 13 आर्टिकल, 32 और 131 से 136, 143, 143 के बाद हो गया 145, 145 के बाद 226 के बाद 227, 227 के बाद 245, 245 के बाद 246 और 372 आदि के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह इसका आंसर जो होगा 1 और 4 होगा, 2 और 3 गलत होगा। विधि के समक्ष समानता का अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्यत्र कहीं रखता है तो नहीं। ये आर्टिकल 4 है, विधि के समक्ष 14, आर्टिकल 14 में रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 और 3 गलत है, पहला दूसरा सही है। कह रहा है कि वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है। वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर 3 स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है। सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है। तो ये बात भी सही है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमा, कौन सा मुकदमा है? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो वो विषय है कि सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। विशाखा व अन्य राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमे संबंधित है। तो वो संबंधित है दोस्तों कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। विशाखा व अन्य राजस्थान व अन्य मुकदमा संबंधित है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से। और ये जो इंदिरा साहनी बनाम जो केस आया था 1992 में, और जो वर्डिक्ट दिया गया था 9 सदस्यीय पीठ द्वारा दिया गया, 9 सदस्यीय पीठ के द्वारा ये वर्डिक्ट दिया गया था। ठीक है, और ये जो विशाखा वाला केस आया था वो 1997 में आया था, और इसी को ही विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है। 79 किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में
केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, तो वो निर्भर करते हैं सभी पर। भारत के केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो भारत केंद्र राज्य संबंध निर्भर किस किस बात पे करते हैं, तो संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, कौन कौन बात सम्मिलित है, तो वो सम्मिलित है चारों। ठीक है, कह रहा है कि एक संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध होना चाहिए, राज्यों के मध्य संबंध होना चाहिए, समन्वय के लिए तंत्र होना चाहिए और विवादों को सुलझाने के लिए भी एक तंत्र होना चाहिए। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प है, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय में पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा, तो वो रहेगा 1 वर्ष से अधिक नहीं। राज्यसभा में द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, वो प्रवृत्त रहेगा, तो 1 वर्ष से अधिक नहीं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो वो हुआ है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। और अभी वर्तमान में 6 संसद हैं और ये 6 क्षेत्रीय परिषद हैं, और ये किस कानून से बनाया गया है क्षेत्रीय परिषद, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। किस आयोग ने अस्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारीय परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया, तब वो कौन किया, तो सरकारिया आयोग किया। सरकारिया आयोग, किस आयोग ने अस्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया सरकारिया आयोग ने। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में हुआ और इसने अपना रिपोर्ट सौंपा 1988 को, और 1990 में जाकर बन गया अंतरराज्यीय परिषद बनाया गया, का गठन हो गया। 85 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, तो वो है आर्टिकल 257। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य के कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तो वो है आर्टिकल 257। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है, तो वो प्रस्तुत कौन करता है, जरा बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। देखिए भाग 10 में क्या है कि एससी एसटी क्षेत्र से संबंधित है, और भाग 12 में वित्तीय संबंधी है, वित्तीय संबंधी, यही क्वेश्चन पूछ भी रहा था। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ भी रहा था। और पार्ट 11 में है विधायी और प्रशासनिक संबंध। ठीक है, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है, तो वो कौन है, तो वो है भू राजस्व। भू राजस्व जो है भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है, तो वो है भू राजस्व। ठीक है, और आयकर जो है सेंटर के द्वारा लगाया जाता है, जीएसटी भी सेंट्रल के द्वारा लगाया जाता है। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी, तो वो हुआ था महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में हुआ था 1971 में। कि निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी, तो वो हुआ था महाराष्ट्र में 1971 में। ठीक है, बिहार में कब हुआ था, 1973 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश के बारे में भी हुआ था, और
सबसे पहले अगर देखा जाए विधान पारित होने का, तो सबसे पहले विधान पारित हुआ था उड़ीसा में और अस्तित्व में लेकिन आया 1983 में। देखिए, विधान सबसे पहले पारित हो गया था उड़ीसा में, महाराष्ट्र से भी पहले, लेकिन महाराष्ट्र में 1971 में ही आ गया और उड़ीसा में 1983 में आया। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा मतलब आईएएस और आईपीएस की बात कर रहा है कि आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने किया था? तो वो थे राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग ने कहा कि आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की घोषणा किया था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य है, तो उद्देश्य ये तीनों ही उद्देश्य है कि मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, ये तीनों ही इसका उद्देश्य है। कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो वो भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष ये पदेन सदस्य नहीं है, बाकी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष है और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष जो है ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य है। कौन कौन है पदेन सदस्य? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, एससी एसटी के आयोगों के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग का भी अध्यक्ष। अब कूट के माध्यम से आपको असोसिएशन रीजन बताना है। तो इसमें देखिए कि इसमें देखा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। नहीं, ये मतलब कहने का मतलब सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं और जो मतलब सेवानिवृत्त तो हो सकते हैं और जो कार्यरत हैं उनको भी बना दिया जाता है। तो ये बात गलत है, मैंने सेवानिवृत्त और रिटायर्ड जज भी और एक्टिंग जज भी, ये दोनों ही जज को राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कारण कहता है कि उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष होता है। क्या आयु जो भी पहले हो? नहीं, ये होता है 3 वर्ष और 70 वर्ष, माने जो भी पहले हो 3 वर्ष या 70 वर्ष, तो दोनों देख लीजिए, कथन भी गलत कारण भी गलत है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 93 निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो वो कौन थे? तो वो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसको है? तो वो शक्ति दिया गया है राज्यपाल को। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? राज्यपाल को। निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? तो ये भिन्न है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। देखिए, बैकवर्ड जो जाति है वो 338 बी में है, आर्टिकल 338 बी में है, वित्त आयोग 280 में है, इलेक्शन कमीशन 324 में है और नेशनल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कोई भी आर्टिकल नहीं है, माने संविधानिक नहीं है। तो संविधानिक नहीं है, ये तीनों संविधानिक है, ये संविधानिक नहीं है, तो यही आंसर हो गया। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। तो हाँ, देखते हैं दोनों ये पॉइंट सही है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। अगर दोनों ही राज्य जो है इस संबंध में करार कर लेते हैं तो हाँ, बनाया जा सकता है। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है, तो ये भी बात सही है। अब इसमें से सही विकल्प चुनने कह रहा है, तो चुनते हैं 97 में सही विकल्प। इसमें कह रहा है कि 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के द्वारा नहीं होता है, ठीक है, तो ये सही है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? ठीक है, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो वो केवल 3 अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उनको हटाने के लिए संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। बाकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के कैग और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अध्यक्ष को भी हटाने में संसद ही करता है। यूपीएससी राज्य की संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। जो संघ लोक सेवा आयोग है
वो राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संतुष्टि पर। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। और इसका स्थापना कब हुआ था पहली बार लोक सेवा आयोग का? तो 1 अक्टूबर 1926 को। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 को। और इसके जो पहला अगर अध्यक्ष पूछा जाए कि पहला अध्यक्ष बता ही दीजिए, तो रॉस बर्कर थे। जो आप यूपीएससी का नाम देख रहे हैं अभी, तो उसके पहला अध्यक्ष कौन थे? रॉस बर्कर। और इस तरीके से आपका 100 एमसीक्यू खत्म हो जाता है दोस्तों। तो ये था आप लोग का डे क्या था? 13 था। तो डे 13 खत्म हो गया। जल्द ही मिलेंगे आपको डे 14 के साथ नेक्स्ट दिन। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी चैनल को शेयर करें। लेता हूँ आप लोग से विदा। धन्यवाद।